आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में संबंध। सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज में हम रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, बात यहाँ से शुरू होती है कि जब समाजशास्त्र विषय का उदय हो रहा था तब कई सारे विषय और भी पहले से स्थापित थे, तो हमें इस बात की ज़रूरत लोगों को समझाने की हुई कि किस तरीके से ये विषय बाकी विषयों से अलग है या उनकी निर्भरता इस विषय पर कैसे है, इनमें उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इनमें उनमें क्या डिफरेंस है। एक विषय के रूप में जब हम इसे स्थापित कर रहे थे तब हमारे सामने ये चुनौती आई कि समाजशास्त्र ऐसा क्या नया कर रहा है जो बाकी के विषय पहले से नहीं कर रहे थे। पहले से सोशल साइंसेज में कई सारे विषय थे, जैसे हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, एंथ्रोपोलॉजी था, बहुत फेमस था पहले, सोशल साइकोलॉजी था, साइकोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स था, एजुकेशंस था, फिलॉसफी था, तो ये सारी चीजें, इकोलॉजी था, क्रिमिनोलॉजी था। बात ये आई कि इन सारी चीजों जब पहले से थी है तो इस विषय की जरूरत क्या पड़ी। कुछ विषय इसमें से इसके बाद भी आए होंगे, लेकिन बात यह थी कि समाजशास्त्र ऐसा क्या यूनिक कर रहा है जो बाकी के सामाजिक विज्ञान यूनिक नहीं कर पा रहे। देखिए, सामाजिक विज्ञान क्या होता है। सोशल साइंस की हम सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं कि ये उन बातों की स्टडी करता है जो मनुष्यों के अंतरक्रिया के फलस्वरूप बाहर आती है, अंतरक्रिया के फलस्वरूप बाहर आती है, को हम लोग अध्ययन करते हैं, उनके फॉर्म्स को अध्ययन से वो चीजें बाहर आ रही हैं, उसमें विषय वस्तु क्या है। तो अलग अलग विषय वस्तु, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग तरीके की अंतरक्रियाएं, और हमारे पास अलग अलग सामाजिक विज्ञान बन गए, जैसे हिस्ट्री बन गया, पॉलिटिकल साइंस बन गया, एंथ्रोपोलॉजी बन गया, साइकोलॉजी बन गया, इकोनॉमिक्स बन गया, अलग अलग तरीके की चीजें थी। ये अब एक बात और भी आई थी पहले कि ये सोशल साइंसेज नेचुरल साइंसेज से कैसे अलग हैं। उसके लिए आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे सोशियोलॉजी एक साइंस है और कैसे सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है। तो ये मनुष्यों के अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप जो भी चीजें उत्पन्न हुई उनके बारे में ये जांच करते थे, समझते थे, और इन सभी का काम, अगर आप ये समझें कि हाँ विषय क्यों हुए, इन सभी का काम था कि हम मनुष्यों के आने वाले पैटर्न्स को समझें और उनके लिए एक बेहतर दुनिया बना पाए। जैसे नेचुरल साइंसेस का था कि हम मनुष्यों की प्रॉब्लम्स को समझें डे बाय डे की, और उनके लिए हम कुछ नया इनोवेट कर सकें, इन्वेंट कर सकें, जिससे उनकी दिक्कतें दूर हो सकें। इसी तरीके से सोशल साइंसेस में भी जब हमने कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट देखे जो बहुत इनर कोर पर हिट करते हैं, तो उनका काम भी यही था कि वो मनुष्यों की अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें हैं, क्या हो रहा है, क्या आगे होगा, उसके बारे में बताएं और समझने का प्रयास करें, ताकि हम अपनी मानव सभ्यता को एक दिशा प्रदान कर पाए। यहाँ तक की तो बात हो गई। हालांकि मैटर, ये कंट्रोवर्सी चल रही थी इसमें। उदाहरण के तौर पर इसमें नाम आता है कोंट का, अगस्त कोंट का, स्पेंसर का, हॉबहाउस का नाम आता है, जिनका ये कहना है कि समाजशास्त्र बेसिक सोशल साइंस है, या हम कहें सोल है, उसका आधार है, उसका आधार है। यानी कि समाजशास्त्र बाकी सारे विषयों का आधार है और बाकी सारे विषय इसके सब डिवीजन है। यानी कि अगर इन्हीं के ब्रांचेस हम लोग निकालते जाएं तो वो सारे बाकी के सब्जेक्ट बनेंगे, हिस्ट्री, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये सारे समाजशास्त्र के ही पार्ट हैं। ये कहना था कोंट, स्पेंसर और हॉबहाउस का, गिडिंग्स। वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हो, सोल वोल कुछ नहीं है, सोल नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे बाकी सामाजिक विज्ञान है, वो बस उनकी एक सिस्टर है, बहन है, और कुछ नहीं है। कोई इसमें नई चीज नहीं है, कोई मदर ऑफ ऑल साइंसेस नहीं है, कोई वो सोल जैसा नहीं है कि वही आधार है और उसी के आधार पे बाकी विषयों को हमने बांट रखा है। तो ये कुछ मतभेद चले लोगों में। ये डिबेट आगे तक गई और कई सारे प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, सोशियोलॉजी हिस्ट्री से बहुत ज्यादा नजदीक है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा नजदीक है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा नजदीक है। उनके बीच का रिलेशन स्थापित करने में लग गए। तो दिक्कत ये आई कि हाँ, हम दोनों को
डिफरेंशिएट कर दें, बता दें कि भाई ये वाली चीज़ अलग है, ये वाली चीज़ अलग है, आप कंफ्यूज मत होइए, आप इसको उसी तरीके से लीजिए। तो इस तरीके से कई सारे अटकलें लगाती गई, लेकिन अब हमें समझना होगा कि अब एक एक करके हम समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं दोनों में। समाजशास्त्र और इतिहास। वॉन उल्वो ने ऐसा कहा कि समाजशास्त्र और इतिहास को वो अलग करके नहीं देखते, वो कहते हैं वो एक ही बात है, बस मैंने अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग टाइम पे अध्ययन करते हैं, इस वजह से ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन जियन बोवलो इसे किसी भी तरीके से अलग नहीं मानते हैं। इतिहास होता क्या है, इतिहास से हम क्या समझते हैं? हम बहुत तारीखों को याद करते हैं, कब कौन सा युद्ध हुआ, कौन कब आया, कौन कब गया, कौन कब मरा, इस तरीके से समझते हैं। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। बात यह है कि इतिहास मानव के जो गुजरे हुए वक्त की चीजें हैं उन्हें हम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे। ये इस बात का भी ब्यौरा है कि अब तक हमारी मानव इतिहास ने क्या फील किया, क्या एक्सपीरियंस किया, और उसी के आधार पे वो आगे क्या फील करेगा। और ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो हमने किया है ये बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से किया है, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से किया है। तो अगर हम कहें कि पुरानी बातों को यदि आप क्रमबद्ध तरीके से लगा के उसका सही तरीके से अध्ययन करें तो हम उसे एक इतिहास विषय का नाम दे सकते हैं। इतिहास विषय के जानकार सबसे मुख्य बात इसमें बताते हैं कि हमें ये समझना होगा कि पहले तो हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें और फिर ये भी समझने की कोशिश करें कि वो जो अगले पड़ाव में जो चीज गई है उसके परिवर्तन के कारण क्या और उसके कार्य कारणी संबंध व्याख्या हम लोग कर पाए। एक इतिहासकार हमेशा गुजरी हुई बातें काल में हो चुकी हैं उन्हीं में रुचि रखता है। वो ज्यादा इस बारे में बात नहीं करता कि अब क्या है, और वो इस बारे में भी ज्यादा बात नहीं करना चाहेगा कि आगे क्या हुआ है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य इन्हीं बातों को सिलसिलेवार ढंग से स्टडी करना है। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास भूतकाल को एक सूक्ष्मदर्शी विधि से देखने की कला है, एक तरीका है। It is said that history is the microscope of the past, horoscope of the present and telescope for the future। यानी कि दूर की चीजों को हम देख सकते हैं इतिहास की मदद से। हॉरोस्कोप का मतलब भविष्यवाणी, राशिफल जैसी कोई चीज कि हम बता सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है, आजकल में क्या होगा। और दूरबीन से हम बहुत बात की चीजें भी कुछ कुछ आंकलन लगा सकते हैं। हालांकि इनका मुख्य उद्देश्य इस तरीके का नहीं होता है। समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र यहाँ पे क्या कर रहा है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, और अभी जो समाज चल रहा है वर्तमान में उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और ये तो इतिहास के बारे में, भूतकाल के बारे में बातचीत करेंगे। एक तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया हमारे सामने। समाजशास्त्र मानव के अंतर क्रियाओं के पैटर्न, उनमें होने वाले संबंध, इन सब की जांच करता है। इन सब को अति जटिल रूप में, अति विविध रूप में देखने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है। हालांकि ये इतिहास से उधार भी लेता है कई सारी चीजें। वो ये कहता है इतिहासकार से कि बताओ हमें पहले क्या क्या हुआ था, ताकि हम ये समझ पाए कि अब आगे क्या होगा, और उसका हम एक समाजशास्त्रीय रूप से विश्लेषण कर पाए, जो भी हमारे सामने ब्यौरा है। ये रूढ़ियों की बातचीत करता है, प्रथाएं, कस्टम्स, मूल्य, इन सब की बातचीत करता है। और इसको वो सिर्फ आज के ही संदर्भ में नहीं देखता है, वो ये देखता है कल क्या थे, ये कल क्या थे और आज क्या हुए हैं। परिवर्तन की बातचीत करता है ये समाजशास्त्र। परिवर्तन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। पर इतिहास इस बारे में सिर्फ इन चीजों पर ही फोकस नहीं रहता है। वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एक वृहद रूप से देखता है। इतिहास की अगर हम बातचीत करें तो इतिहास में हमारे पास कई सारे रिकॉर्ड होते हैं और ज्ञान का खजाना है ये। और ये सिर्फ समाजशास्त्र को ही नहीं अपनी विषय की जानकारी देता, अपने विषय की सामग्री देता है, बल्कि जितने भी अन्य सामाजिक विज्ञान हैं उन सभी को ये अपनी सामग्री देता है और कहता है लो पढ़ो, समझो पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। तुम्हें जिस चीज के बारे में समझना है उसमें पहले क्या क्या हो चुका है इसके बारे में तो समझ लो। उदाहरण के लिए एक समाजशास्त्री विवाह की बातचीत करता है और परिवार की बातचीत करता है, और इन्हें वो सामाजिक संस्थाएं कहता है। तो उस समाजशास्त्री को इनका इतिहास
और इनकी ऐतिहासिक प्रगति भी पता होनी चाहिए। अगर वो ये जानना चाहता है कि इस्लाम के संस्कृति का हिंदू संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको ये बात भी पढ़नी पड़ेगी कि मुस्लिमों ने भारत पे जब आक्रमण किया तब क्या क्या हुआ था, क्या क्या चेंज आए थे, किसने किसने किया, किसने किसने क्या नियम लगवाए, अन्य इत्यादि तरीके की चीजें सारी पढ़नी पड़ेगी। तब वो डीपली समझ पाएगा कि आज जो चीजें हैं वो ऐसी क्यों हैं और ये पहले कैसी थी। हालांकि समाजशास्त्र का काम तो आज की चीजों पर नजर रखना है, जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में चल रहा है, समकालीन समाज में चल रहा है। लेकिन समकालीन समाज को समझने के लिए भी आपको पुरानी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज यहाँ पर है तो यहाँ पे क्यों है, ये पहले कहाँ थी और पहले किस रूप में थी, पहले किस वजह से थी, अच्छा अब इस वजह से है। इसकी हम समाजशास्त्रीय व्याख्या करेंगे, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन लगाएंगे हम। एक विषय निकल के आता है यहाँ पे, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। ये इतिहास के सबसे नजदीक का अगर हम बोले, ये समाजशास्त्र का गोला है और ये इतिहास का। तो ये वाला जो अगर हम ओवरलैपिंग देख रहे हैं, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी की है। इसमें इतिहास का काफी ज्यादा काम लिया जाता है। भारत में तो शायद इतनी नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन विदेशों में इसका प्रचलन ज्यादा है। इतिहास से ज्यादा लेके हम उसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या करेंगे और दोनों लोग मिलके काम करेंगे कि हाँ अब हम आगे क्या देख सकते हैं और क्या समझ सकते हैं भविष्य के बारे में। अब ये तो बातचीत हुई कि इतिहास किस तरीके से समाजशास्त्र को पोषित कर रहा है। अब हम बातचीत करेंगे कि समाजशास्त्र इतिहास को कैसे पोषित कर रहा है। इतिहास तो समाजशास्त्र को कर रहा है, लेकिन समाजशास्त्र इतिहास को कैसे पोषित कर रहा है। बड़े बड़े इतिहासकार समाजशास्त्रियों से अन्य तरीके के कॉन्सेप्ट्स उधार लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं पुराने फ्रेम में और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम समाजशास्त्रीय कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो वो एक लार्ज लेवल पर अप्लाई हो रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, ये वाली चीज इतिहासकार कहते हैं कि ये घटना इसलिए हुई क्योंकि इस कॉन्सेप्ट ने यहाँ पर काम किया है, ये घटना इसलिए हुई क्योंकि इस फिलॉसफी ने, इस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ने यहाँ पे काम किया है। और इस तरीके से वो उन घटनाओं के कारण को समझ पाते हैं। समाजशास्त्र इतिहास की पढ़ाई के लिए एक अच्छा समाजशास्त्रीय बैकग्राउंड तय करता है और इस बारे में भी प्रोत्साहित करता है कि इतिहास को एक सामाजिक पृष्ठभूमि के साथ पढ़ा जाए। हम ये समझें कि ये बात आई थी तो आई कहाँ से थी, उसके कारण क्या थे, उसमें संस्कृति के क्या कारण थे, उस समय का समाज कैसा था, लोग किस तरीके से अंतरक्रिया कर रहे थे, इसके बारे में भी हम स्टडी करें। और अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए समाजशास्त्र ने, अलग अलग स्कूल्स दिए जिससे हम इतिहास को समझ पाए। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, तो वो कहते हैं कि ठीक है इतिहास को आप इस चश्मे से देखिए। वो कहते हैं फंक्शनलिस्ट इतिहासकार है, तो ठीक है आप इतिहास को इस तरीके से देखिए, फले इस तरीके से देखेंगे, बाकी लोग इस तरीके से देखेंगे। तो हमने नए नए चश्मे भी इजाद किए हैं समाजशास्त्र में, जिससे हम इतिहास को देख सकते हैं। इतिहास सिर्फ कहानी, किस्से या तारीख ही नहीं है। हम उस पूरे जो बीत गया है उसको किस चश्मे के आधार पर देखते हैं, कैसे समझते हैं, इसके बारे में भी एक बातचीत करते हैं। समाजशास्त्र और इतिहास सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को रटते चले जाएंगे और उनको सिलसिलेवार तरीके से लिखते चले जाएंगे तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि हम उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को जांचें, उसकी सामाजिक विशेषताओं को जांचें, उसकी सामाजिक इम्पोर्टेंस को भी नोट डाउन करें और उनके बारे में एनालाइज करें। तब जाके हम एक ऐसी संरचना का निर्माण करेंगे दोनों के माध्यम से जिससे एक बेहतर रिजल्ट सामने आ सकते हैं। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, पूछा भी जाता है, G.E. हॉवर्ड का, इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र
वर्तमान का इतिहास है। J.E. हॉवर्ड ने बताया था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हिस्ट्री इज द पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज द प्रेजेंट हिस्ट्री। बहुत पूछा जाता है, एक पीसीएस का क्वेश्चन भी सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करने में आया था। इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है, इसे एक्सप्लेन करिए। बी बॉल्टिमोर एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। उनका ये कहना है कि ये बहुत ही समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी दो विषय आपस में इतना ज्यादा घुले मिले रहें कि अपनी अपनी पद्धतियों को एक दूसरे से इंटरचेंज करें, अपनी विषय वस्तुओं को एक दूसरे से इंटरचेंज करें और एक दूसरे की सहायता करें। हिल मिल के, जैसे सगे भाई एक दूसरे के काम आते रहते हैं, वैसे ये दोनों एक दूसरे के काम आए और इस तरीके से हम सामाजिक विज्ञानों के द्वारा और बढ़ोतरी कर सकेंगे। रॉबर्ट बीरस्टीड का यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेटमेंट आता है और इससे हम समाजशास्त्र और इतिहास को विषय के रूप में अलग अलग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे में समझ सकते हैं। उनका कहना है कि अगर इतिहास को कपड़े की थान की तरीके से देखें, मतलब कपड़े का जो रोल होता है बड़ा सा, जब आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो बड़ा सा वो रोल निकालता है, तो कहते हैं कि इतिहास को या जो गुजर गया अगर हम उसको एक कपड़े की थान के रूप में देखें और अगर हम उसको पूरा चादर फैलाएं उसकी, तो एक इतिहासकार उसके धागों में, उसकी बनावट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, जबकि एक समाजशास्त्री उसमें मिलने वाले पैटर्न में बातचीत करेगा। उस कपड़े में मिलने वाले धागे और अन्य रेशों के बारे में जब बातचीत होगी तब वो इतिहासकार बातचीत करेगा, और जब समाजशास्त्री बात करेगा तो उनमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से हम एक समरी ले लेते हैं और समझते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास में क्या अंतर है और क्या सिमिलरिटी है। समाजशास्त्र वर्तमान की बात करता है, पहले तो हम ये समझ लें। इतिहास से वो ब्यौरा लेता है पर इतिहास में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हिस्ट्री की बात करें तो वो भूतकाल की बातचीत करते हैं, भूतकाल में क्या क्या हुआ है इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं इतिहास में। समाजशास्त्र एक नया सामाजिक विज्ञान है और ये बहुत ही सालों से चलता हुआ आ रहा है, करीब 2000 प्लस सालों से विषय चलता हुआ आ रहा है। अलग अलग फॉर्म्स में चलता था लेकिन काम यही करता था, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। समाजशास्त्र तो अभी नया नया विषय आया हुआ है। समाजशास्त्र एक एनालिटिकल साइंस है, एक विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। ये वर्णनात्मक प्रकृति का है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव है। ये विश्लेषण करता है, क्या है, कैसे है, क्यों है, अब क्या होगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसमें क्या कारण था, इसमें क्या 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 चीजें लग रही हैं जो कि समाज के और मनुष्यों के अंतर्क्रियाओं द्वारा उभरती हैं। और ये वर्णन करता है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये था, वो था, फला था। तो हम डिस्क्रिप्शन में ज्यादा यहाँ पे बिलीव करते हैं, और जबकि यहाँ पे एनालिसिस में। अगली चीज अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट और ये कंक्रीट। अब यहाँ पे कहने वाली चीज ये है कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे है और वो कंक्रीट कैसे है। उदाहरण के लिए समाजशास्त्री इस बारे में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे युद्ध हुआ या कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई, वो लड़ाइयों की स्टडी नहीं करेंगे, पर वो इस बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड रहे कि लड़ाई के सामाजिक कारण क्या थे और फलस्वरूप उससे क्या सामाजिक विशेषताएं निकल के आई, क्या समाज में परिवर्तन हुए, क्या सोशल फिनोमेनाज निकल के आए उन दो गुटों की लड़ाई के बाद और उसके पहले क्या थे। कहने का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट कुछ ऐसी छुपी हुई चीजें रहती हैं जिनको हम सामने फ्रंट से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें काफी डीप एनालिसिस करना होगा। एक फिलोसफिकल माइंडसेट आप कहते वाली बात है ना कि हाँ ये वाली चीज नहीं दिख रही है पर ये वाली चीज है यहाँ पर, ये कारण नहीं दिख रहा है पर ये कारण है यहाँ पर कंक्रीट में जब हम जाएंगे, हिस्ट्री को हम कंक्रीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो उसने बता दिया, वो उसने लिख के रख लिया। उदाहरण के लिए उसने वर्ल्ड वॉर पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, उसने सारी लड़ाइयाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दी, उसने ये बता दिया कि कब किसने राज किया था, कब किसका शासन था, या कब कौन सा दौर आया, कब कौन सा दौर गया, इसके बारे में उसने बता दिया। तो एक ठोस जानकारी है, लेकिन ये अमूर्त जानकारी है, ये सामने से नहीं दिखती है। इसके लिए आपको एक डीप रिसर्च करनी पड़ेगी और एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगली चीज है जनरलाइजेशन, सामान्य।
समाजशास्त्र सामान्यीकरण पर जोर देता है। वो कहता है कि ठीक है, अच्छा ये बात तो जो पता चली है, क्या वो एक बड़े ग्रुप पर लागू होगी? हाँ होगी तो वो ठीक है, नहीं होगी तो फिर हटाओ, नए सिरे से रिसर्च करो। अगर एक बड़े समूह पर हम लोग सामान्यीकरण, एक सामान्य नियम सबके लिए दे पाते हैं, तो ये काम है समाजशास्त्र का। जबकि हिस्ट्री कहता है कि वो एक इंडिविजुअल साइंस यहाँ पर बन के रह जाता है। वो कहता है कि हाँ ऐसा है, पर ये चीज़ सब पे लागू नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज़ बुरी थी, ये वाली चीज़ अच्छी थी, तो ये वाली चीज़ भी अच्छी होगी, ये वाली चीज़ बुरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम इंडिविजुअल की बातचीत करते हैं, एक की बातचीत करते हैं। यहाँ पर इतिहासकार बहुत कम ही कहीं पर जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण दे पाते हैं। इतिहास समाजशास्त्री सामाजिक संबंधों पर काम करते हैं और ये मानवीय घटनाओं की बातचीत करते हैं। घटनाएं कब की? भूतकाल की। तो ये चीजें, ये एक मोटा मोटा आपको डिफरेंस देखने को मिल गया समाजशास्त्र में और इतिहास में। तो अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस की। देखिए ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, तो इसलिए इनके बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं समझाया जा सकता है। बाद में आके दोनों विषय अलग हो गए, पर पहले जो विषय चलता था वो समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दोनों का मिक्सचर था। आप देख सकते हैं कि जब हम पुराने तरीके से ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें किताब मिलती है प्लेटो की रिपब्लिक, पॉलिटिक्स मिलती है एरिस्टोटल की, अर्थशास्त्र मिलता है कौटिल्य का, सिसरो की लॉज एंड रिपब्लिक मिलती है। और इन सारी किताबों में हमें राज्य और राजनीतिक दिशाएं, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के प्रति एथिक्स क्या होना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में ये किताबें कहती हैं। तो सोशियोलॉजी तो बहुत बाद में आई और राजनीतिक विज्ञान तो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। हालांकि जब आप देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान तो सिर्फ हमारे सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है, एक अंतर्क्रिया करने का तरीका है। होता क्या है कि मनुष्य को कोई चाहिए होता है कि वो उसे बताए कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और राज्य इसमें सबसे मुख्य भूमिका अदा करता है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि राजा हमें बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और राजा क्या है? भगवान का स्वरूप है, तो वो जो चाहेगा वही हमारे लिए सही होगा, बाकी सब कुछ गलत होगा। हालांकि धीरे धीरे ये वाली चीज़ बदलती चली गई और हम लोग डेमोक्रेसी में चले आए, हम लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया और अन्य तरीके की चीज़ें। पर अभी भी हम चाहते हैं कि कोई हम पर राज करे, हमें बताए कि हमें क्या करना है, हमारी सहूलियतों का ध्यान रखे, क्योंकि हम खुद से उतने चेते हुए नहीं हैं। लेंस्की, गेटेल, गिलक्रिस्ट का नाम आता है इसमें। ये लोग राजनीतिक विज्ञान को स्टेट और गवर्नमेंट के बीच जो अंतरक्रियाएं होती हैं, जो इनसे चीज़ें बनती हैं, उनके बारे में ये बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखने वाली बात है कि स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है। देखिए, इसका तो मतलब सरकार हो गया, और उसका मतलब हो गया राज्य। राज्य किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को भी कहा जाएगा जहाँ पे किसी खास तरीके की गवर्नमेंट हो, सरकार हो, मतलब कुछ लोग वहाँ पर शासन कर रहे हों, वहाँ की जनता को कंट्रोल कर रहे हों। और राज्य को एक समग्र रूप से हम कभी कभी गवर्नमेंट का एक पर्यायवाची के रूप में भी देखते हैं कि राज्य हमारे लिए ये नहीं कर रहा, राज्य हमारे लिए वो नहीं कर रहा। तो मतलब वो भौगोलिक क्षेत्र अपने आप नहीं करेगा, वहाँ पर जो लोग गवर्न कर रहे हैं उसके खिलाफ वो चीज़ें होंगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे राज्य शब्द का उपयोग करते हैं। मॉरिस जिन्सबर्ग का नाम यहाँ पर आता है और ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन देते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं हिस्टोरिकली सोशियोलॉजी हैज़ इट्स मेन रूट्स इन द पॉलिटिक्स एंड फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। यानी कि अगर हम सोशियोलॉजी की अगर हम जड़ों को देखें तो वो ज़्यादातर हमें राजनीतिक विज्ञान में मिलेंगी, दर्शन शास्त्र में मिलेंगी और इतिहास में मिलेंगी। तो होता क्या था कि पहले हम लोग समग्रता से ये बोलते थे कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। जब भी आप समाजशास्त्र से पहले वाले जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो पुराने हैं, जिसमें इन सब की बातचीत आती है, ये सारे जो बुक्स हैं इनके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा। इन सब में यही बातचीत हुई है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, ना कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ऐसा क्यों करता है ऐसा क्यों करता है, इसके बारे में स्टडी नहीं थी, बल्कि ये लॉ गिविंग टाइप की एक सब्जेक्ट चल रहे थे। लेकिन बाद में राजनीतिक विज्ञान बन गया जिसमें हम लोग राज्य
और सरकारों का अध्ययन करेंगे, किस तरीके से वो मनुष्य की और समाज की चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं, मनुष्य कैसे अपने लिए एक राज्य तय करता है, कैसे वो सरकारें बनाता है और उनके बीच की अंतर्क्रियाओं को वो समझने का प्रयास करते हैं। कौन? राजनीतिक विज्ञान। समाजशास्त्र तो हमें पता ही है। तो एक लेवल पर यहाँ पे डिफरेंस मिलता है। जहाँ पे कॉमन पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि स्टेट जो है वो सोसाइटी पर इफेक्ट डालता है और सोसाइटी वापस स्टेट पर इफेक्ट डालती है। उदाहरण के लिए राज्य ने बता दिया कि भाई आज से ये वाली चीज़ चलेगी, तो वो समाज पे इफेक्ट डालेगी। समाज ने उसके प्रति क्या रवैया दिखाया, वो स्टेट पे इफेक्ट डालेगा। और स्टेट पर इफेक्ट डालेगा से मतलब स्टेट भी उसी हिसाब से आगे की रणनीति तय करेगा कि हाँ, हमें अगर बने रहना है तो हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा, इन हितों की पूर्ति करनी पड़ेगी, इस तरीके से हम इन चीज़ों को डेविएट कर सकते हैं। तो इनके और उनके बीच में अंतरक्रिया चलती है। स्टेट के बारे में जो सब्जेक्ट बातचीत करता है उसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोल देते हैं। सोसाइटी के बारे में जो बातचीत करता है उसको हम लोग सोशियोलॉजी बोल देते हैं। ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। अगर हम राजनीतिक विज्ञान की बातचीत करें तो वो मुख्यतः 3 चीज़ों के बारे में बातचीत करता है। अगर ऐतिहासिक रूप से वो बातचीत करता है तो कहता है राज्य क्या हो गया है, व्हाट द स्टेट हैज़ बीन, क्या हो गया है इसके बारे में बातचीत करता है। राज्य क्या है इसके बारे में बातचीत करता है। एनालिटिकल स्टडी करता है। अगर विश्लेषण करने पर आ जाए तो ये सोचता है कि राज्य क्या है, ये इसकी विषय वस्तु है राजनीतिक विज्ञान की। और तीसरी चीज़ आती है, अगर पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, फ्यूचरिस्टिक डिस्कशन होता है, तो वो उसमें पूछता है राज्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में वो बातचीत करता है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में राजनीतिक विज्ञान यहाँ पे बातचीत करता है। एक बहुत ही फेमस कोट निकल के आता है कि लोग वही सरकार बनाते हैं जिसके वो लायक होते हैं। पीपल हैव द गवर्नमेंट विच दे डिजर्व। एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान समाज का ही एक भाग है और राजनीतिक विज्ञान समाज शास्त्र को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता है, बल्कि हम ये कहें कि और बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत में एक चीज़ आई कि हम दो हमारे दो, तो ये नारा निकल के आया। तो जब ये नारा निकल के आया तो वो इसी बात को देखते हुए था कि समाज में ज़्यादा लोग हो रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से हम सबको रिसोर्स नहीं मुहैया करा पाएंगे। तो हमने एक चलवा दिया कि भैया हम दो हमारे दो, इस तरीके के ऐड चलवा दिए। और ये ऐड चलवाना का प्रभाव समाज पे क्या पड़ा, इसकी बातचीत करेगा समाजशास्त्र। और ये ऐड क्यों चलवाना चाहिए, इस तरीके के ऐड कब चलवाने चाहिए, इनके क्या, ये कहाँ से आएंगे, इसकी बातचीत करेगा राजनीतिक विज्ञान। हालांकि बहुत सारे विद्वान इन दोनों विषयों को अलग रख के नहीं देखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर कोई विशेषता है किसी चीज़ की बातचीत कर रहा है तब तो हम समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान जैसे विषयों के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन अगर पारिभाषिक रूप से बातचीत की जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। एक राजनीतिक विज्ञान का जो प्रोफेसर होगा उसको समाजशास्त्र की भी गहरी समझ होगी, और एक जो समाजशास्त्र का विद्यार्थी होगा उसको ये भी जानना चाहिए कि राज्य की नियम कानून और जो राज्य की संस्थाएं हैं वो किस तरीके से समाज पर प्रभाव डालती हैं। मुझे याद है कि मुझे बताया गया था मेरे प्रोफेसर द्वारा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, और वाकई में जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो हमें समझ में आया कि जो हमारा समाज आज है उसकी बहुत सारी वजहें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाती हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। तो कई सारी चीज़ों पर हमें समझ में आ जाता है कि हमें राज्य ने ये सहूलियतें दे रखी हैं और कुछ चीज़ें हमसे छीन रखी हैं। राजनीतिक विज्ञान राज्य की बातचीत करता है, जबकि समाजशास्त्र जब राज्य की बातचीत करेगा तो वो एक मानव समिति के रूप में इसको देखता है। हालांकि कई सारे विद्वानों ने इसको समुदाय भी देखा है, समिति भी देखा है, संस्था भी देखा है, अलग अलग तरीकों से लोगों ने अलग अलग देखा है इसके बारे में। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का तालमेल यहाँ पे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि मान लीजिए जब हम परिवार को एक संस्था के रूप में स्टडी करेंगे तब हम समाजशास्त्र में इसकी स्टडी करेंगे, लेकिन जब हम इसमें शादी विवाह के कानून के बारे में बातचीत करेंगे, परिवार के
जो नियोजन कार्यक्रम है उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक विज्ञान के हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं जो समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दोनों में देखने को मिलती हैं, जैसे कई सारे आंदोलन हुए, क्रांति हुई, या राज्य ने कोई नियम कानून बनाया, किसी नियंत्रण कानून के बारे में बातचीत करते हैं, या जनमत की हम लोग बातचीत करते हैं, कोई प्रोपेगेंडा चलाया गया, कोई नेता अपनी बातचीत किस तरीके से कह रहा है, वोटिंग किस तरीके से हो रही है, इलेक्शन का क्या प्रभाव जा रहा है, इलेक्शन किस तरफ जाएगा, अब समाज कैसा है, आगे समाज कैसा होगा, सिविल कोड की बातचीत करते हैं। और इन सारी चीज़ों से हम एक कॉमन अटेंशन देखने की कोशिश करते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान यहाँ पर कॉमन हो जाते हैं। राजनीतिक दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके के जब अलग अलग क्षेत्र बनाने की मांग कर दी जाती है, एकदम से लोग धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे जब लड़ते हैं, तो उसमें सरकार की भी दखल अंदाजी कहीं न कहीं देखी जाती है कि वास्तव में ये लोग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि राज्य या जो सरकार चलाने वाले हैं इनको फायदा हो पाए। और समाजशास्त्र इसको दूसरे तरीके से देखता है कि इनके अंदर पहले से ही इस तरीके के इनइक्वालिटीज हैं जिसको दूर करना चाहिए। हाल ही में अमेरिका में जब एक अश्वेत को मारा गया, तब इसी तरीके के राजनीतिक उथल पुथल की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली, जिसका अध्ययन हम लोग राजनीतिक विज्ञान में करेंगे। और उस अश्वेत व्यक्ति को क्यों मारा गया, इसके बारे में हम लोग समाजशास्त्र में बातचीत करेंगे। लेकिन ये सिर्फ समाजशास्त्र विषय का काम नहीं हो सकता, इसके लिए राजनीतिक विज्ञान का भी सहारा लेना पड़ेगा। बहुत सारी सामाजिक विषमताएं हैं, जैसे गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, अपराध है। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें राज्य का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये सामाजिक बुराइयां हुई, सामाजिक प्रॉब्लम्स हुई, और दूसरी तरफ इनका आंसर हमें राजनीतिक विज्ञान में ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। हालांकि इस चीज़ को हम समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं और सामाजिक तौर पर हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। गिडिंग्स यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कोट लेकर आते हैं और वो समझाने की कोशिश करते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में क्या संबंध है। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को यदि राज्य पढ़ाया जाए और उसको समाजशास्त्र अगर पहले नहीं पढ़ाया जाए, तो वो ठीक इसी तरीके से होगा जैसे किसी को एस्ट्रोनॉमी या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया जाए पर उसको न्यूटन्स के जो बेसिक नियम हैं वो ना पढ़ाए जाए। कहने का ये मतलब है उनका कि किसी को अगर राज्य और राजनीतिक विज्ञान पढ़ना है तो वो पहले सामान्य समाजशास्त्र पढ़े, तब वो राजनीतिक विज्ञान पढ़े, वरना उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। F.G. विल्सन का मानना है यहाँ पे कि कभी कभी इस बारे में बहुत ही ज़्यादा संदेह हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई लेखक विचारक को कब हम समाजशास्त्री कहें, कब हम उसको एक राजनीतिक विज्ञान का प्रोफेसर कहें, या फिर हम कब उसको एक दर्शन शास्त्री कहें। और स्पेंसर इन दोनों में डिफरेंस को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। कैटलिन मानते हैं कि ये दोनों विषय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइए अब हम सिलसिलेवार ढंग से इन दोनों के बीच के फर्कों को समझ लेते हैं। समाजशास्त्र पहली बात तो समाज का विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है। राज्य का विज्ञान से मतलब यहाँ पर राज्य के बारे में और सरकार के बारे में पढ़ाई करना है, उसकी जानकारी इकट्ठा करना है, उसकी एनालिसिस करना है। यहाँ पे विज्ञान से मतलब यहाँ पर उस तरीके से है। समाज का काम सभी तरीके के समाजों की स्टडी करना है, सभी तरीके के, भले ही वो संगठित हों या गैर संगठित हों। लेकिन जब हम राजनीतिक विज्ञान में बातचीत करेंगे तो हम सिर्फ उन्हीं समाजों की, उन्हीं संगठित समाजों की बातचीत करेंगे जिनमें राजनीतिक व्यवस्था पाई जाएगी। ठीक है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण काफी व्यापक है और राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण यहाँ पे संकीर्ण है। संकीर्ण से मतलब पॉइंट पर बात करता है। पॉइंट क्या है उसका? राज्य और सरकार। ये एक सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। सामान्य सामाजिक विज्ञान से मतलब ये है कि हम जब सभी पहलुओं की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम सभी की बातचीत करते हैं, हम किसी विशेष चीज की बातचीत नहीं करते। इस अर्थ में हम लोग इसको यहाँ पे सामान्य कह रहे हैं, जनरल बातचीत करते हैं।
लेकिन जब हम राजनीतिक विज्ञान की बात करेंगे तो हमारा कंसर्न, हमारा फोकस सिर्फ राजनैतिकता पर होता है और हम सिर्फ उन्हीं संबंधों की बातचीत करते हैं जो कि राजनैतिक होते हैं। समाजशास्त्र में जो पद्धति लगती है वो समाजशास्त्रीय लगती है, जो कि राजनीतिक पद्धति से, राजनीतिक शास्त्र की पद्धति से, राजनीतिक विज्ञान की पद्धति से काफी अलग है। पांचवा जो सबसे आप कहें कि बहुत ही बचकाना इसका डिफरेंस है वो ये है कि ये बहुत ही यंग है और ये बहुत ही ओल्ड है। बस, तो अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। देखिए ये दोनों विषय बाकी जितने भी अभी हम लोगों ने विषय कंपेयर किए उनसे बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड हैं। मतलब समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बहुत ज़्यादा क्लोजली ओवरलैप्ड करते हैं। क्रोबर का यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है कि उनके अनुसार ये जुड़वा बहनें हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं। रेडफील्ड बहुत जाने माने सोशियोलॉजिस्ट हैं, रूरल सोशियोलॉजी पे इनका अच्छा काम है। ये कहते हैं कि जितना भी मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में रिसर्च करी और उसके दौरान मैंने पाया कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं क्योंकि इनके काम को करने में जो पद्धतियां लग रही हैं, जो तरीके हैं वो लगभग सेम है। एंथ्रोपोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक एंथ्रोपोस और एक लोगस। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन और लोगस मतलब स्टडी, दोनों ही ग्रीक टर्म है, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो इसका मतलब स्टडी ऑफ मैन, लेकिन क्रोबर इसमें बोलते हैं द साइंस ऑफ मैन एंड हिज वर्क एंड बिहेवियर में वो इस तरीके की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या, इसकी स्टडी किस तरीके से करेंगे, ये विषय क्या प्रदान करता है, विषय बाकी विषयों से कैसे अलग है। मानव शास्त्र सिर्फ किसी प्रत्येक या किसी पर्टिकुलर मानव की बात नहीं करता है, वो मानव को समूहों में देखने की कोशिश करता है, उनकी प्रजातियों के बारे में बातचीत करता है और लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं आपस में इसके बारे में बातचीत करता है। एनसीईआरटी की बुक जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में जो फर्क दिया हुआ है वो ये है कि सोशियोलॉजी जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, उनकी बातचीत करता है और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ट्राइबल सोसाइटी की बातचीत करता है। लेकिन कई सारे प्रोफेसर्स का ये कहना है कि बात बहुत गलत तरीके से लिखी गई है, ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र भी चाहे तो ट्राइबल क्षेत्रों की स्टडी कर सकता है और मानव शास्त्र चाहे तो एडवांस सोसाइटीज़ की और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की स्टडी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और जो सबसे बड़ा फर्क देखने को मिलता है वो ये है, जो आंद्रे बिते बताते हैं एक कोट में, कि पश्चिम में यहाँ के समाजशास्त्र को वहाँ का मानव शास्त्र मान लिया जाता है। यहाँ से मतलब भारत में जो हम लोग समाजशास्त्र पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, वहाँ पर यहाँ का कोई अगर सोशियोलॉजी का प्रोफेसर यूएसए में जाए तो वो वहाँ पर जाके मानव शास्त्र का प्रोफेसर बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो भारत और जो भारत में जो कल्चर चल रहा है इसकी स्टडी वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में चलवाते हैं। मेरे कई सारे इंटरव्यूज़ हैं जिसमें मैंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बातचीत करी है और उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पर इंडिया में तो सोशियोलॉजी पढ़ी पर बाहर जाके वो एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर बन गए। तो इस तरीके से दोनों में समानताएं और भेद देखने को मिल जाता है। मानव शास्त्र में मानव को एक एनिमल किंगडम में, यानी कि जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके साथ भी रख के पढ़ाई की जाती है उनकी, और उनको ह्यूमन सोसाइटी के रूप में भी देख के पढ़ाई की जाती है और इन दोनों को मिला के पढ़ाई की जाती है। मतलब एज हम उसको जानवर की तरीके से भी ट्रीट करके उसका अध्ययन करते हैं, जैसे हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं बाकी, और उसको एक समूह के रूप में, एक मानवीय समाज के रूप में भी मिला के अध्ययन करते हैं। हम मानव शास्त्र में मानवीय समूह का जैविकीय पक्ष भी देखते हैं, जिसमें बायोलॉजी, जूलॉजी, इस तरीके की चीज़ों का हम सहारा लेते हैं और उनके सांस्कृतिक पक्ष का भी सहारा लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि सांस्कृतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, मतलब दोनों आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन सोसाइटी क्या होता है और कल्चर क्या होता है, ये दोनों का फ़र्क आप समझ लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पर नहीं समझाना चाहूँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोबर के अनुसार मानव शास्त्र के दो भाग निकल के आते हैं यहाँ पे, सिंपली उनका अगर कहना, एक है भौतिक मानव शास्त्र जिसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहा गया, और एक है सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र जिसको सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहा गया। ये बेसिक दो अंतर हैं जिसको
सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी को हम लोग कल्चर एंथ्रोपोलॉजी भी कह देते हैं। फिजिकल फीचर्स की बातचीत की जाएगी, हम लोग उसे एक बायोलॉजी के संदर्भ में जाने की कोशिश करेंगे। जूलॉजी का हम लोग सहारा लेंगे, उसके एनाटॉमी की बातचीत करेंगे, मनुष्य के एनाटॉमी की बातचीत करेंगे। जब हम उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं या हम उसको अलग अलग करके देखते हैं तो क्या पाते हैं। पैलेंटियोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। पैलेंटियोलॉजी इसी की एक ब्रांच है, मतलब भौतिक मानव शास्त्र को भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया, पैलेंटियोलॉजी और सिमेटोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी में जो मानवीय अवशेष हैं, जो फॉसिल्स हैं, उनके बारे में ये बातचीत करता है और इसमें मनुष्य की बॉडी के बारे में, मनुष्य शरीर के बारे में ये बातचीत करता है पर्टिकुलरली। सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र जो हमारे पूर्ववर्ती प्रोफेसर्स हुए, जिसमें जीएस घुरे, एम श्रीनिवास, आंद्रे बेते, ये ज्यादातर अगर कंसिडर किए जाए तो सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर्स रहे। पर्टिकुलरली आप इनको सोशियोलॉजी का भी नहीं कह सकते, पर्टिकुलरली एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं, तो उन दोनों का मिला जुला रूप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें हम लोग उनकी मानवीय संस्कृतियों के बारे में बातचीत करते हैं, उनकी सामाजिक दशाओं के बारे में बातचीत करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इधर से भी उधार लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे मजेदार जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि जैसे समाजशास्त्र में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सामाजिक रूप से अश्वेत लोग पिछड़े हैं और श्वेत लोग बहुत आगे हैं अपने कल्चर में, अपनी बाकी सारी चीज़ों में। इस तरीके की चीज़ें हम लोग देखते हैं, समझते हैं, और ये हम लोगों ने नहीं बताई है, समाज में चल रहा है। लेकिन मानव शास्त्र में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए ऐसी कोई भी डिटर्मिनिज्म फैक्टर नहीं आता है। उनका कहना है कि भले ही अश्वेत हो प्रजाति का हो या श्वेत प्रजाति का हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। उनके नज़र में दोनों एक ही हैं और वहाँ पे वो सांस्कृतिक सापेक्षवाद टर्म का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र के भी 3 पार्ट हो जाते हैं, एक एथनोलॉजी, एक आर्कियोलॉजी और एक लिंग्विस्टिक। एथनोलॉजी में लोगों के बारे में विज्ञान है ये, और वो किस तरीके से काम कर रहे थे उनके बारे में बातचीत है, ना कि वो कितना ज्यादा प्रगति कर ले गए, इसके बारे में बातचीत है एथनोलॉजी में। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व विभाग आ जाता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें पुरानी थी, क्या क्या चीजें उससे जुड़ी हुई थी, और जितना उत्खनन में हम लोगों को चीजें मिलती हैं वो आर्कियोलॉजी में चली जाती है। लिंग्विस्टिक में भाषाई संरचना की बातचीत होती है। तो ये तो बेसिक हुआ कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। दोनों विषयों में संबंध देख लेते हैं कि क्या है। तो दोनों विषयों में संबंध के रूप में लगभग दोनों सेम ही बताए जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बातचीत कर ली थी ऊपर। समाजशास्त्र बाद में विषय आया और मानव शास्त्र पहले आ गया था। तो हुआ क्या कि मानव शास्त्र के जितने भी साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, प्रोफेसर्स थे, जिसमें नाम आता है रेडक्लिफ ब्राउन का, मेलनोस्की का, राल्फ लिंटन, लॉवी, फर्थ, मार्गरेट मीड, इवांस प्रिचर्ड, और इन सभी की थ्योरी से ही आगे चल के हमने समाजशास्त्र में नई नई खोजें करना शुरू किया। अगर आप देखें कि डर्कहाइम ने जब अपनी अरुंटा ट्राइब पर स्टडी करी थी तो वो इन्हीं सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा जितना डेटा इकट्ठा किया गया था उसी को उन्होंने यूज किया और उसी को उन्होंने समाजशास्त्र के विषय में लाके खड़ा किया कि हाँ, हम इसको समाजशास्त्रीय ढंग से इस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र डिपेंडेंट है मानव शास्त्र पर। समाजशास्त्र के कई सारे टॉपिक्स जैसे परिवार का उद्भव, विवाह, निजी संपत्ति, धर्म का उदय किस तरीके से हुआ, इन सबको हम लोग मानव शास्त्रीय रूप में जाके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इनका अध्ययन इस विषय में बहुत पहले से हो चुका है। और ये किस तरीके से उभरे, इनकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, उसके बारे में ये बातचीत करता है। समाजशास्त्र में तो कहता है आज क्या है, लेकिन वो कहता है कि इनकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, पहले क्या थे, इनके बारे में बातचीत करता है मानव शास्त्र। कई सारे कॉन्सेप्ट जो मानव शास्त्र में बताए गए वो समाजशास्त्र ने उधार लिए और उस तरीके से उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को इजाद किया और समझने की कोशिश करी। जैसे कल्चरल लैग आ जाता है एक कॉन्सेप्ट, कल्चरल पैटर्न आ जाता है, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक क्षेत्र आ जाता है, कल्चर इंडिपेंडेंट ट्रेट्स आ जाते हैं, कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो इस तरीके की कल्चरल रिलेटिविज्म टर्म एक आ जाता है। तो इस तरीके से कई सारे टर्म जो हैं वो समाजशास्त्र ने मानव शास्त्र से उधार लिए ताकि उसको तो हम समझ पाए। कल्चर रिलेटिविज्म बहुत ही बढ़िया
यहाँ पर कॉन्सेप्ट था जो कि समाजशास्त्र ने उधार लिया मानव शास्त्र से, जिसमें उन्होंने बताया कि हर संस्कृति को उसी के संदर्भ में ही समझना है, हमें किसी संस्कृति को ऊपर नीचे नहीं रखना है, हमें उसी में जाके उसको समझना चाहिए, उनके सापेक्षता की स्टडी करनी चाहिए। और समाजशास्त्र के रूप में समाजों की जब हम एक तुलनात्मक रूप से उनकी स्टडी करेंगे तब हम मानव शास्त्रीय कई सारी पद्धतियों का, कई सारी जानकारियों का सहारा लेंगे। कई सारी यूनिवर्सिटीज में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र एक ही डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। हालांकि ये दोनों विदेशी विषय हैं। तो हुआ क्या कि अमेरिका में रह के अमेरिका की स्टडी जो कर रहे थे उनको एक तरीके से सोशियोलॉजिस्ट बोल दिया गया, और जो अमेरिका में रह के अमेरिका से ट्रैवल करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गए वहां पर उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोल दिया गया। इसलिए भारत में जितने लोगों ने स्टडी करी ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर, उन सबको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा गया। बहुत कम ही है जो प्रॉपर सोशियोलॉजिस्ट कहलाए। अगर हम इन दोनों के फर्क की बातचीत करें तो इसमें निकल के आता है कि ये आधुनिक समाजों की स्टडी करता है और ये सरल समाजों की स्टडी करता है। समाजशास्त्र समाज के हिस्सों की पढ़ाई करता है, जैसे फैमिली आ गया, उसमें मैरिज आ गया, सामाजिक परिवर्तन आ गया, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता आ गया, इस तरीके की बातचीत करता है। और मानव शास्त्र एक समग्र की पढ़ाई कर रहा है यहाँ पर, जैसे वो एक सांस्कृतिक क्षेत्र की बातचीत कर लेते हैं तो उस क्षेत्र की वो पूरी तरीके से स्टडी कर लेंगे, उसमें क्या परिवार है, क्या नातेदारी लग रही, क्या परिवर्तन है, क्या गतिशीलता है, वो सबकी एक साथ स्टडी कर लेंगे। तो तब यहाँ पर उसको मानव शास्त्र की कैटेगरी में हम लोग डाल देंगे। समाजशास्त्र छोटे समाजों का अध्ययन करेगा और बड़े समाजों का भी, ज्यादातर बड़े समाजों का, लेकिन समय पड़ने पे छोटे समाजों का भी अध्ययन यह करेगा। लेकिन मानव शास्त्र ज्यादातर छोटे समाजों का अध्ययन करेगा, छोटे और संगठित समाज। जैसे जनजातियां हो गई, कौन कौन सी जनजातियां, जैसे बहुत सारी दुनिया भर में जनजातियां हैं, नागा, खासी, गोंड, भील, कुकी जनजाति है। तो इस तरीके से कई सारी जनजातियों की स्टडी करेगा। समाजशास्त्र की कार्य पद्धति हम लोग कहें कि हम लोग जिस तरीके से आंकड़े जुटाएंगे, जानकारी जुटाएंगे, उसमें कई सारी विधि आ जाएगी। जैसे ऑब्जर्वेशन आ गया, अवलोकन हो गया, इंटरव्यू हम लोग कर लेते हैं, सर्वे मेथड अपनाते हैं, ठीक है, प्रश्नावली हम लोग भरवा लेते हैं, अनुसूची तैयार करते हैं, ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, सहभागी अवलोकन। जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं प्रॉपरली उस ट्राइब में जाएंगे, उस सोसाइटी में जाएंगे और वहां पर जाके उसका अध्ययन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ इन दोनों में। तो अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान भी आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले जो सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में बातचीत करी कि वो भी बहुत ज्यादा ओवरलैप्ड है। समाजशास्त्र तो साइकोलॉजी भी उतने ही ज्यादा ओवरलैप्ड है। फर्क यह आ जाता है कि समाजशास्त्र में हम समाज के बारे में बातचीत करते हैं और इसमें मनोवृत्तियों के बारे में बातचीत करते हैं। मनोवृत्तियों से हमारा आशय क्या है? मनोवृत्तियों से आशय कुछ ऐसी चीजें जो इंसान के भीतर से निकलती हैं, उसके पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व को बनाती हैं। उदाहरण के लिए गुस्सा है, प्यार है, क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या है, संवेग है, मनोवृत्तियां हैं अलग अलग प्रकार की। इन सारी चीजों को जब हम मिलाते हैं और जब हम इसकी स्टडी करते हैं तब हम कहते हैं कि हम साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। मनोविज्ञान में हम मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करते हैं और उससे बनने वाली जो मानवीय पर्सनैलिटी है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। यहाँ पर हम लोग मनुष्य के ह्यूमन बिहेवियर को भी समझने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजी की मदद से। साइकोलॉजी मनुष्य के दिमाग के अंदर चल रही उथल पुथलों के बारे में बातचीत करता है, उनके कारणों की व्याख्या करता है और उनके कारणों की व्याख्या कुछ इस तरीके से करता है कि वो बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं है, इस प्रकार से वो कर रहा होता है। उदाहरण के लिए साइकोलॉजी में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इस बारे में बातचीत करता है कि माँ और बेटे के बीच में उसी तरीके से संबंध स्थापित होते हैं जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में हो जाते हैं, और ठीक इसी तरीके से जब इसको पिता और पुत्री के बीच में देखते हैं तब इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं, जिसमें
पुत्री और पिता के बीच में काम वासनाएं आ जाती हैं। तो साइकोलॉजी इसको कहता है कि ये मनुष्य के दिमाग में पहले से ही व्याप्त है। इसको ही हम जब समाज की इस पे कवरिंग चढ़ा देते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक सभ्य ढंग से ले आते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम डीप साइकोलॉजी में जाते हैं तो बात यही चीज चल रही होती है। या वो ये बताता है कि नफरत कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आ रही है, नफरत आपके अंदर से ही आ रही है और इसको रोकना नामुमकिन है। या वो ये बताता है कि हाँ, मनुष्यों में जो बुराइयां हैं वो उनके दिमाग की ही उपज है और उनका दिमाग ही इस तरीके से बना हुआ है कि वो उन सारी चीजों को कवर करेगा। सिगमंड फ्राइड की एक बुक है एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो उसमें वो बातचीत करते हैं कि किस तरीके से मनुष्य के सबकॉन्शियस में जो चीजें चल रही हैं वो हम उसके सपनों में जो घटनाएं हुई, जो चीजें हुई, उनके एनालिसिस से हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, मनोविज्ञान किन चीजों के बारे में बातचीत कर रहा है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। सिगमंड फ्राइड का एक कॉन्सेप्ट है इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इड, ईगो, सुपर ईगो में वो बताते हैं कि व्यक्ति कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। वो व्यक्ति के 3 पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, जिसमें इड होता है, उसका जो बेसिक नेचर है, जो ट्रू नेचर है, जैसे उसको गुस्सा आता है, उसको भूख लगती है, उसको उसमें काम वासनाएं आती हैं, उसमें किसी को मारने की भावनाएं आ जाती है, उसको किसी को बहुत प्यार करने की भावनाएं आ जाती हैं। तो इस तरीके की भावनाएं वो इड में रखते हैं। और सुपर ईगो में वो चीजें रखते हैं जो समाज द्वारा उच्चतम नैतिकताएं बनाई गई हैं, और ईगो में वो इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक ही तरीके से नहीं समझा सकता, वो इन तीनों का मिक्सचर होता है, जिसमें ईगो जो है वो इड और सुपर ईगो में बैलेंस करता है। हालांकि आपके विषय में नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। समाजशास्त्र में जब एम.एल. डर्कहाइम आते हैं तो वो कहते हैं कि सोशल फैक्ट की हमें स्टडी करनी चाहिए, सामाजिक तथ्यों की स्टडी करनी चाहिए। और सामाजिक तथ्यों की स्टडी करते वक्त वो ये बताते हैं कि सामाजिक तथ्य जो है वो बाह्य होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल होते हैं, उनका आपके भीतर से कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरीके से वो ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्ट जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, वो बाहर से नहीं आ रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो फैक्ट्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्ट्स हैं, उनकी स्टडी करनी चाहिए सोशियोलॉजी में, और एक्सटर्नल फैक्ट्स की हमें स्टडी करनी चाहिए साइकोलॉजी में। इन्हीं दोनों की एक मिलीजुली ब्रांच निकल के आती है सोशल साइकोलॉजी, जो कि आजकल काफी फेमस है। सोशल साइकोलॉजी क्या करता है, सोसाइटी और साइकोलॉजी दोनों को लेकर चल रहा होता है यहाँ पे, यानी कि हम सोशियोलॉजी की भी अध्ययन पद्धति और उनकी विषय वस्तु लेंगे, और साइकोलॉजी की भी अध्ययन पद्धति और उनकी विषय वस्तु लेंगे, और उन दोनों को मिला के काम करेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ मस्तिष्क है और एक तरफ समाज है। मस्तिष्क से जो चीजें निकलती हैं वो समाज को प्रभावित करती हैं, और समाज से जो चीजें निकलती हैं वो वापस मस्तिष्क को प्रभावित कर रही होती हैं। उदाहरण के लिए समाज ने ऐसा नॉर्म बना दिया है कि 90% लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। तो ये किसी भी मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव डाल सकता है कि अगर वो 90% नहीं लाया तो वो दिक्कत कर जाएगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे अच्छे मस्तिष्क होते हैं जो ब्राइट माइंड्स होते हैं, जो बायोलॉजिकली बहुत हाई आईक्यू रखते हैं, वो समाज का भला करने के लिए आगे भी आते हैं। तो इन दोनों की बातें किस तरीके से करते हैं, एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किस तरीके से समाज से जुड़ा है और समाज किस तरीके से व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, इन दोनों की बातचीत हम लोग सोशल साइकोलॉजी में करते हैं, जो कि इन दोनों का मिला जुला विषय है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, या हम कहें सामाजिक मनोविज्ञान के कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं, कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म पे बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत संगठन किस तरीके से बनते हैं, अपराध, बाल अपराध, जनमत, प्रोपेगेंडा, विरोध, प्रदर्शन, लोगों में गुस्सा, रोष, दंगे, भड़काओ, धुन, फैशन, सामाजिकरण, सुझाव, इस तरीके की जो चीजें आती हैं वो समाज और सामाजिक मनोविज्ञान दोनों में पढ़ी जाती हैं। सामाजिक मनोविज्ञान कई सारी सामाजिक समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास करता है, क्योंकि वो ये मानता है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो बाहर से आया है, और मनुष्य अपने दिमाग में उसको प्रोसेस करके फिर से वो बाहर फेंकता है। तो इसी तरीके से वो मनुष्य के दिमाग और उनमें होने वाली हलचलें, उनके जो बाई प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, उनकी वो बातचीत करता है, और उस तरीके से
वो बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास भी करता है। जैसे किसी के दिमाग में नस्ल भेदी भावनाएं हैं कि वो नस्लों के द्वारा भेद करता है, ये काला है, गोरा है, ये अफ्रीकी है, ये श्वेत रंग का है, इस तरीके से वो भेद करता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये जो भेद है वो उसके दिमाग की उपज है, प्योरली दिमाग की उपज है? क्या हमारा दिमाग इसी तरीके का बनाया गया है कि हम इन चीजों से घृणा करें या इनके प्रति मतभेद रखें, या ये एक सामाजिक समस्या है? कई जगहों पर देखने को मिलता है कि ये हमारे दिमाग की उपज है, कई जगहों पर देखने को मिलता है कि ये सामाजिक समस्या है। तो इन दोनों का मिला जुला रूप ही इन समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है, जिसमें हम इंडिविजुअल के ऊपर बाकी सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बातचीत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी मनुष्य के पास अपनी कोई भी चीज नहीं होती, वो समाज से ही उधार लेता है और उसी के थ्रू वो आगे बढ़ रहा होता है। एक और सत्य यह भी है कि बहुत सारी चीजें हमारे अंदर ही व्याप्त हैं जो कि समाज की और समाज की अन्य चीजों को बनाने के बारे में जरूरत प्रदान करती है। उदाहरण के लिए हमें कुछ लोग चाहिए आपस में बातचीत करने के लिए, हमें कुछ लोग चाहिए अंतर क्रियाएं करने के लिए, और इसी के लिए हमने परिवार नामक संस्था बनाई है समाज में। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की कुछ जरूरतें हैं, कुछ निजी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए समाज नामक संस्था बनाई गई, परिवार बनाया गया, नातेदारी बनाई गई, और इसी तरीके से। और इन्हीं चीजों का जब कालांतर में व्यक्ति के मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ जाता है कि हाँ उसको शादी करनी ही करनी है, फिर कोई व्यक्ति अगर शादी नहीं करना चाहता है या बच्चे नहीं पैदा करना चाहता है तो भी समाज उसको वहां पे गलत कहता है और उसको फोर्स करता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बुक में पढ़ रहा था, बैड मैन कैन डू व्हाट गुड मैन कैन ड्रीम ऑफ। इस बुक में एक चैप्टर है व्हाई डू दे रेप। तो जब हम रेप की बातचीत करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि एक व्यक्ति जो कि बहुत गलत सोच का है, वो लड़कियों के प्रति गलत सोच रखता है और अपनी भड़ास निकालने के लिए वो इस तरीके की चीज़ों का करता है। लेकिन इस पुस्तक में कई सारे उन सामाजिक कारणों के बारे में भी बातचीत करी है जिनकी वजह से कोई व्यक्ति रेप करता है, और कई सारी केस स्टडीज दी गई हैं। बहुत लार्ज लेवल पर तो अप्लाई नहीं होती हैं, लेकिन एक जनरल सेंस में हम इस चीज को समझ सकते हैं। और ज्यादातर लोगों में यही निकल के आया कि उन्होंने किसी का रेप इसलिए किया क्योंकि उनके बचपन में उन्हें वो सारी चीजें नहीं मिल पाई, या उन्हें वो माता पिता का प्रेम, या उन्हें वो दोस्त जो उसको सपोर्ट करें, या समाज द्वारा उसको प्रोत्साहन जब उसने कोई अच्छा काम किया, वो सारी चीजें नहीं हो पाई। इसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसी मनोवृत्तियों का जन्म लिया उसने कि वो रेप करेगा। हालांकि इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर एक कार्यकारिणी व्याख्या हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर समझ में आता है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इन दोनों के बीच में फर्क। ये बातचीत करता है सामाजिक प्रक्रियाओं की, मस्तिष्क की प्रक्रियाओं की बातचीत कर रहा होता है। ये समाज में लोग जिस तरीके से अंतरक्रिया करते हैं इसके बारे में बातचीत करता है। ये व्यक्तिगत रूप से किस तरीके से अंतरक्रिया करते हैं इसके बारे में बातचीत करता है। इसमें लगने वाला जो परिप्रेक्ष्य होता है वो समाजशास्त्रीय होता है, और इसमें जो लगने वाला होता है वो मनोविज्ञानी परिप्रेक्ष्य लगता है। और ये व्यक्तियों की स्टडी करते हैं, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से साइकोलॉजिकली अलग हो सकता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से साइकोलॉजिकली अलग हो सकता है, पर इस बड़े समाज में कई सारे लोग होंगे जो आपस में अलग अलग होंगे, पर लेकिन सामाजिक तौर पे वो एक समाज बना देते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसी चीज की स्टडी करेंगे। एक जो बड़ा फर्क आता है दोनों में, और समाजशास्त्र में इसकी बातचीत भी होती है, कि एक धड़ तो है जो समाजशास्त्र को समाज के रूप में देखने की कोशिश करता है, एक धड़ है जो समाजशास्त्र में व्यक्तियों की बातचीत करते हैं, एक इंडिविजुअल की बातचीत करते हैं। और यहाँ से दो गुट बढ़ जाते हैं, मैक्रो सोशियोलॉजी और माइक्रो सोशियोलॉजी। और एक तीसरा धड़ है जो दोनों की बातचीत करता है। जैसे पहले धड़ में आ जाते हैं सिगमंड फ्राइड, जो सिर्फ व्यक्तियों के बारे में बातचीत करते हैं, साइकोलॉजिस्ट है। दूसरी वो बातचीत करते हैं
समाज की जिसमें डरखाइम आ जाते हैं, वो कहते हैं समाज ही भगवान है, जो कुछ करता है समाज ही करता है, समाज ही आत्महत्या का जिम्मेदार है, जिससे लोग पहले मनोविज्ञान में रख के देख रहे थे कि हाँ उसके दिमाग में कुछ हलचल हुई और उसने अपने आप को फांसी लगा ली। तो डरखाइम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये एक सामाजिक घटना है। तीसरे वो लोग आ जाते हैं जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान यानी कि समाज और व्यक्ति दोनों के लेके चल रहे होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें नाम आ जाता है मैक्स वेबर का, मैकाइवर का, और जो आज के समाजशास्त्री हैं एंथनी गिडन्स आ जाते हैं, इनकी भी बातचीत चलती है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या फर्क है। बात करते हैं अब समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की। जैसे कि हम लोगों ने बाकी विषयों के लिए देखा, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में भी काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है। समाजशास्त्र में हम समाज के समस्त पहलुओं की बातचीत करते हैं और अर्थशास्त्र में हम सिर्फ आर्थिक क्रियाओं की बातचीत करते हैं। कि कई सारे विद्वानों ने समाजशास्त्र की ही एक ब्रांच बता दिया है अर्थशास्त्र को। वो कह रहे हैं कि एक ब्रांच है समाजशास्त्र की, बाकी कुछ नहीं है। जबकि कई सारे विद्वानों ने यह भी बताया है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र अलग अलग हैं, हमें इन्हें अलग अलग तरीकों से देखना चाहिए। क्योंकि अर्थशास्त्र में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य वेल्थ को, पूंजी को किस तरीके से देखता है। वो पूंजी का एक संग्राहक भी है और उसे खर्च भी करता है। वो अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करता है और जरूरतों के हिसाब से ही अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है, आपस में एक्सचेंज करता है। अर्थशास्त्री मानव जीवन में वेल्थ की क्या भूमिका है, पूंजी की क्या भूमिका है, इसके बारे में बातचीत करते हैं और उसका पैसों से लेन देन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में वो बातचीत कर रहे होते हैं। वो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी वस्तु का दाम बढ़ता घटता है, कैसे डिमांड और सप्लाई वाली चेन चलती है, वस्तुओं का निर्धारण किस तरीके से होता है, कोई वस्तु कैसे कितनी ज्यादा मूल्यवान बन जाती है, कोई चीज कैसे कम मूल्यवान बन जाती है, पैसे का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, मार्केट बाजार व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, विश्व व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, उसमें आर्थिक निर्धारणवाद की कितनी भूमिका है। इस तरीके की बातचीत अर्थशास्त्री करते हैं। हालांकि हाल ही के समय में अर्थशास्त्रियों को रुझान इस तरफ भी बढ़ चुका है कि वो आर्थिक क्रियाओं के पीछे जो सामाजिक मनोभाव है उनका भी वो नोटिस करने का प्रयास करते हैं। अब हम समझते हैं दो चीजों के बारे में। पहली चीज है आर्थिक परिवर्तन की सामाजिक व्याख्या और सामाजिक परिवर्तन की आर्थिक व्याख्या। इन दोनों चीजों से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे हम दोनों की व्याख्या एक दूसरे के अंतर्गत कर सकते हैं। पहले वाले में नाम आ जाता है मैक्स वेबर का, परेटो का, सोमबार्ट का, ओपेनहाइमर का, शुम्पीटर का, ये सारे नाम आ जाते हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक परिवर्तन जो है वो किन्हीं सामाजिक कारणों की वजह से हो रहा होता है। तो इसलिए हमें अगर आर्थिक परिवर्तनों की बातचीत करनी है, समझना है, तो हमें उनको सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में समझना होगा। उदाहरण के लिए जब वेबर आप लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वो ये बताते हैं कि हाँ इस धर्म की वजह से, जो कि एक सामाजिक व्याख्या है, उस वजह से इस टाइप का पूंजीवादी सिस्टम, इस टाइप का कैपिटलिज्म उभर के आया यूरोप में। और इसी की तरह बाकी विचारकों ने भी इसी तरीके की कुछ व्याख्याएं दी हैं। सामाजिक परिवर्तन की आर्थिक व्याख्या अगर हम लोग करें तो उसमें नाम आ जाता है कार्ल मार्क्स का, वेबलन का, जिसमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी सामाजिक परिवर्तन यदि हो रहा होता है तो उसके जो आधारभूत केंद्र में जो चीज पाई जाती है वो उसमें आर्थिक होती है। उनका कहना है कि समाज में जितने भी ढांचे बने हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, वो सारी की सारी आर्थिक व्याख्या द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। उनका यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स का ये भी कहना है कि जो हमारा कल्चर है, जो हम पहनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सारी चीजें भी हैं, ये सारी चीजें भी आर्थिक निर्धारणवाद से तय हो जाती हैं। क्योंकि मार्केट में जो चीज मिल रही होती है वही तो आप खा रहे होते हैं, वही आप पहन रहे होते हैं, और जितने भी पूंजीपति लोग जो कर रहे होते हैं वही उसी चीज को पेश कर रहे होते हैं समाज के लिए कि चलो तुम इसे भी करो। और कुल मिला के उनका कहना है समाज की संस्कृति वो संस्कृति होती है जो पूंजीवादियों द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। तो उसकी वो आर्थिक व्याख्या करने की बातचीत करते हैं। वेबलन का नाम यहाँ पर आ जाता है और वो कहते हैं कि समाज में एक विलासी वर्ग होता है जिसके पास खूब सारे पैसे होते हैं और उसके पास उड़ाने के सिवाय कोई भी चारा नहीं होता है। तो इस तरीके से दो तरीकों की व्याख्या हम लोग कर सकते हैं। हालांकि अब कई सारे समाजशास्त्री जब
एनालाइज करते हैं किसी भी सामाजिक क्रिया को तो उसमें आर्थिक पृष्ठभूमि को प्रथम नंबर पे रखते हैं। कई सारे अर्थशास्त्री भी इस मोटिव को, इस उद्देश्य को जानने की कोशिश करते हैं कि कोई कार्य या कोई आर्थिक क्रिया जब हुई तो उनके पीछे सामाजिक उद्देश्य क्या थे। और इसी के साथ हम कई सारी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के बारे में भी बातचीत करते हैं, जिसमें गरीबी, भिक्षावृत्ति, अशिक्षा, बेरोजगारी, ओवर पॉपुलेशन और संपत्ति का असमान वितरण किस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अगर हम फर्क देखने की बातचीत करें लाइन बाय लाइन, तो पहला फर्क तो यही आ जाता है कि ये जनरल साइंस है समाजशास्त्र और ये स्पेशल साइंस है। देखिए यहाँ पे जनरल साइंस का मतलब सामान्यकृत होता है, यानी कि वो सब चीजों की बातचीत कर रही है। समाजशास्त्र लगभग सब चीजों के बारे में बातचीत कर रहा है और ये सिर्फ आर्थिक के बारे में बातचीत कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, ये सबसे नया विज्ञान है और ये सबसे पुराना विज्ञान है, काफी पुराना है। मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्र जब आप देखते हैं, हालांकि उसमें पॉलिटिकल बातें भी की गई हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इस बारे में बातचीत करी गई है कि आर्थिक क्रियाएं किस तरीके से होनी चाहिए एक समाज के लिए। इसका नेचर एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। ये अमूर्त संरचनाओं के बारे में बातचीत करता है और ये मूर्त संरचनाओं के बारे में बातचीत करता है। अमूर्त संरचनाओं से आशय सामाजिक संबंधों से होता है। तो होता क्या है कि जो सामाजिक संबंध होते हैं वो अमूर्त होते हैं, दिखते नहीं है, लेकिन लेन देन जो है वो मूर्त होता है, यानी कि हम उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कर सकते हैं लेकिन जबरदस्ती हो जाती है, इसमें हम ज्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो फर्क हमारे पास ये हो गया। समाजशास्त्र में भी एक समाजशास्त्र का ही एक परिप्रेक्ष्य चला। उनका कहना है कि सामाजिक संबंध भी उन्हीं आपस के लेन देन की प्रक्रिया का ही फलस्वरूप होते हैं, जिनकी व्याख्या अलग अलग तरीकों से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से करी है। ये ज्यादातर मास्टर्स में पढ़ाया जाता है, तो जब आप लोग एमए में आएंगे तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी पढ़ेंगे, पीटर ब्लाउ और जॉर्ज सी होमन्स की है। तो ये थी बात समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।